तो गाइज़ ये अब हमारा क्या थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स रह गई हैं उन सारों को कवर करेंगे और हमारी एक खुराना की जो ये ऑप्टिक्स की बुक है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास वो ऑप्टिकल डिवाइसेस है जो कि आई सर्जरी के लिए यूज़ होती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारे पास जो है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। इस ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के बगैर आपके पास सर्जरी जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यही आपके पास वो मैग्निफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, कि लार्ज अपराइट और अनरिवर्स्ड इमेज जो है आपके पास एक स्पेसिफिक वर्किंग डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सर्जरी पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास क्या ऑब्जर्वर देख रहा होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास नीचे जो है हमारे पास पेशेंट क्या लाई कर रहा होगा, ठीक है, वहाँ से हम जो है अपनी सर्जरी जो है परफॉर्म करेंगे। कोई भी ये मुश्किल काम नहीं होते, ठीक है, खाली एक बार सीखने की देर है, ठीक है। और मेरा यकीन है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट भी एक अच्छी तरीके से क्या सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, बस जस्ट उन्हें थोड़े से क्लिनिकल स्किल्स की तरफ और अपने थ्योरेटिकल स्किल्स पे काम करना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये थ्योरेटिकल स्किल्स पहले समझा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रिज्म बाइनोकुलर लूप्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एक मैग्नीफाइड इमेज हमें क्या प्रोवाइड करके देते हैं एक स्पेसिफिक वर्किंग डिस्टेंस पे। ये प्रिज्म्स और दूसरी चीज़ें हमारे पास क्या है, मॉडर्न हमारे पास जो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें हमारे पास थोड़ी सी क्या है चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। तो उन चेंजेस को भी देख भी लेंगे, ठीक है। हमारे पास कंपोनेंट्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के जो हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास बाकी सिस्टम्स में भी थे। एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है, ठीक है, एक इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है और थर्ड हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप एक बात सोचे तो हमारे पास स्लिट लैम्प में भी यही 3 सिस्टम्स थे। ये ठीक उसी स्लिट लैम्प की तरह ही है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास ये है कि मैग्निफिकेशन हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और दूसरा ये कि पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में क्या लेटाना होता है। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास के कंपोनेंट्स ऑब्जर्वेशन सिस्टम का सबसे पहला हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज है। याद रहे कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम में पार्ट्स हैं वो सारे ही हमारे पास मैग्निफिकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है आपके पास वर्किंग डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी आपके पास क्या डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस टू द पेशेंट आई, ठीक है, ये आपके पास इक्वल होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के। अब कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्टिव फोकल लेंस हमारे पास के ऑप्थेल्मिक सर्जरी में 150, 175 और 200 मिलीमीटर की यूज होती है। एक अप्रोप्रिएट वर्किंग डिस्टेंस हमारे पास के एक माइक्रो सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक वर्किंग डिस्टेंस को जो है हमने सही तरीके से एडजस्ट करना होता है, ठीक है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे आपके पास ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ जो है हमारे पास के यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप को डिटरमाइन कर रही होती है, लेकिन पहले जिस तरह का कि सारी मैग्निफिकेशन जस्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज में नहीं होगी, ठीक है, बाकी पार्ट्स भी हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सेकंड, अब हमारे पास बाइनोकुलर ट्यूब्स है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट और हमारे पास इंक्लाइन दोनों आती है। इनका मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है, पेशेंट से, और हमारे पास जो है सर्जरी जो है सर्जन ईजिली जो है परफॉर्म कर सके। इंक्लाइन ट्यूब्स इसमें हमारे पास थोड़ी सी बेटर होती है क्योंकि उसमें हम एंगल को जो है अपने हिसाब से क्या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये ट्यूब लेंसेज हमारे पास के 2 फोकल लेंथ में आएंगी 125 और 160 मिलीमीटर में। ये लेंथ ऑफ ट्यूब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन सिस्टम को क्या इफेक्ट कर रही होती है। हमारे पास जो इमेज बाइनोकुलर ट्यूब लेंसेज में प्रोड्यूस हो रहा था वो हमारे पास एक्चुअल साइज से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, लेकिन ये हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास सर्जन और हमारे पास पेशेंट के बीच में एक सूटेबल डिस्टेंस जो है मेंटेन रहे और हमारे पास एक ऑपरेटिंग फील्ड में जो है सर्जन इजीली अपना जो है प्रोसेस जो है अपना जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सके। ये बाइनोकुलर ट्यूब जो है आपके पास इन्वर्टिंग प्रिज्म सिस्टम को क्या हाउस करेंगी और हमारे पास मैग्निफिकेशन चेंजर इसमें होता है। इन्वर्टिंग प्रिज्म सिस्टम के लिए इसमें हमारे पास पोरो एप प्रिज्म यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्वर्टेड इमेज जो हमारे पास आई पीस से प्रोड्यूस हो रही होती है उसको क्या करेक्ट करके देगी हमें, ठीक है। सेकंड, इसमें मैग्निफिकेशन चेंजर है, तो ये हमारे पास क्या मैग्निफिकेशन सिस्टम को हमारे पास चेंज करे तो जो मैग्निफिकेशन हमारे पास रिक्वायर्ड हो। तो हमारे पास 2 टाइप्स के मैग्निफिकेशन सिस्टम होंगे, ठीक है। इसमें एक गैलीलियन स्टेप मैग्निफिकेशन चेंजर है और दूसरा हमारे पास जूम मैग्निफिकेशन चेंजर है। जो हमारे पास टिपिकल वंस है उसमें हमारे पास गैलीलियन स्टेप ही यूज़ होता है, ठीक है, और जूम हमारे पास ज़रा सा रेयर है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अब गैलीलियन टेलीस्कोप जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि 2 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है, इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंस होता है। तो एक स्टेप मैग्निफिकेशन में हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन होगी 2.5x की और दूसरे में हमारे पास 1.6x की होती है। जब इनकी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इससे हमारे पास मैग्निफिकेशन की बजाय जो है मिनिफिकेशन होती है, ठीक है, 0.4x और हमारे पास 0.63, यानी 2.5x के लिए 0.4x और 1.6x के लिए 0.363x आपके पास मिनिफिकेशन होगी। एक फ्री पाथ भी इसमें होता है जो कि आपके पास 1 मैग्निफिकेशन आपके पास प्रोवाइड करके देगा। तो मैग्निफिकेशन चेंजर आपके पास 0.4, 0.63, 1.0, 1.6 और 2.5 टाइम्स तक की मैग्निफिकेशन अचीव कर सकता है। यहाँ पे इनके नंबर्स पे ना जाए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिकेशन होती है क्योंकि जब ये बाकी फैक्टर्स के साथ मिलती है तो ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट की मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सर्जन जो है अपनी सर्जरी परफॉर्म कर लेता है। ये मैग्निफिकेशन स्टेप्स आपके पास या टर्रेट अरेंजमेंट में होंगे या आपके पास बाइनोकुलर ट्यूब्स में इनक्लोज होते हैं। ओल्डर मॉडल्स में हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप पे इस तरह मेंशन होती थी 6x, 10x, 16x, 25x और 40x, ठीक है, ड्रम के ऊपर। लेकिन ये हमारे पास इनकरेक्ट इसलिए होती थी क्योंकि हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ कितनी है, ट्यूब लेंस फोकल लेंथ कितनी है और हमारे पास आई पीस मैग्निफिकेशन कितनी है। सेकंड, अब हमारे पास के जूम मैग्निफिकेशन चेंजर है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक कंटिन्यूस चेंज होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, 0.5x से 2.5x का, काफ़ी एडवांस और हमारे पास काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, और हमारे पास इसमें फुट कंट्रोल पैडल होता है, ठीक है, जिससे हम इस मैग्निफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि इसकी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी क्या है काफ़ी डिफिकल्ट है और हमारे पास क्या काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है।
थर्ड नंबर पे हमारे पास आई पीसेज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिस्टम पे क्या बेस कर रहे होंगे और हमारे पास मेन मैग्नीफायर्स होते हैं। हमारे पास मेन मैग्नीफायर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन सिस्टम के जो अभी पहले डिस्कस किए उन पे क्या बेस कर रही होगी। आई पीसेज हमारे पास डिफरेंट मैग्नीफिकेशन में आते हैं, ठीक है। 10x 12.5x 16x और 20x। तो जितनी हम मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करते हैं उतना हमारे पास क्या है फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो बेस्ट रहता है वो हमारे पास 12.5x की मैग्नीफिकेशन रहती है, जिसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी सफिशिएंट होती है और हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू भी सफिशिएंट होता है। तो अब हमारे पास इसमें मैग्नीफिकेशन किस तरह अचीव होती है, तो हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ट्यूब लेंस और हमारे पास आई पीस लेंस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला यूज होता है कि हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू FT/FO क्रॉस VE, ठीक है। FO आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ है, FT आपके पास ट्यूब लेंस फोकल लेंथ है और हमारे पास VE जो है मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीसेज है। आजकल हमारे पास सारी मैग्नीफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा FT/FO क्रॉस VE मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन फैक्टर। अब ये सारी वैल्यूज पुट करके अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर 1.6 हो, ठीक है, तो हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन क्या हम अचीव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये फील्ड ऑफ व्यू जो है मैग्नीफिकेशन के साथ जो है इनवर्सली रिलेटेड होगा। जितनी आप मैग्नीफिकेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी आपके पास फील्ड ऑफ विजन जो है कम होगी। फार्मूला फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू FO/VE। FO आपके पास फोकल लेंथ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, और हमारे पास VE जो है टोटल मैग्नीफिकेशन है जो हमने माइक्रोस्कोप में यूज़ किया। तो एग्जांपल दी हुई है, अगर FO हमारे पास 200 मिलीमीटर हो और हमारे पास VE जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वो 12.5x हो, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारे पास इनको अगर हम डिवाइड करें तो 16 mm का आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने मैग्नीफिकेशन थोड़ी सी कम की तो हमारे पास क्या है यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें हमारे पास पैराफोकैलिटी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सिस्टम में, यानी हम इसको स्लिट लैम्प की तरह क्या है पहले एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एक सही फोकस में क्या हमें अचीव हो। इसके लिए हमने पहले जो है इसको ऑन करना है, ठीक है, और अप एंड डाउन फोकसिंग जो है माइक्रोस्कोप की चेक कर लेनी है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन के अंदर। फिर अप एंड डाउन फोकस को हमने चेंज किए बगैर जो है हमने मैग्नीफिकेशन को सबसे लोएस्ट पावर पे ले जाना है, ठीक है, और हमने इसके जो आई पीसेज हैं उनको हमने बिल्कुल आउटवर्ड जो है हमने फॉक करा देना है, ठीक है, सबसे आउटवर्ड कर देना और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी आइज़ के हिसाब से इनवर्ड मूव कराना है तब तक जब तक हमारे पास एक बेस्ट फोकस जो है अटेन हो जाए। ये बेस्ट फोकस जो होगा आपके पास प्रैक्टिशनर के लिए जो है एक बेहतरीन व्यू जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सर्जरी के दौरान। और इसी को हमारे पास कहते हैं कि पैराफोकैलिटी जो है हमारे पास इंश्योर्ड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराफोकैलिटी इसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट के लिए। तो अब हमारे पास इसका इल्यूमिनेशन सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि हेलोजन लैंप्स हमारे पास ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप्स यूज़ होते थे, वो आजकल यूज़ नहीं होते क्योंकि उनकी हमारे पास खाली 4% जो है हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो है आपके पास हीट होती है। इसके अलावा बाकी फंक्शन जिस तरह के हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या इनकैंडेसेंट लैंप से हमारे पास पॉसिबल नहीं थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ हेलोजन लैंप्स ही आजकल यूज़ हो रहे हैं। हेलोजन लैंप्स आपके पास 12 वाट 100 वाट हर उसमें अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इनकी मेन बेनिफिट हमारे पास ये कि हमारे पास कूल लाइट इल्यूमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो लाइट है हमारे पास वो हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और हमारे पास क्या है फ्लक्चुएशंस की तरफ क्या ज़्यादा हमारे पास सेंसिटिव भी होती है, लेकिन और फिर भी हमारे पास क्या है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, ड्रॉबैक्स भी इसके बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये इसीलिए ज़्यादा यूज़ होती है कि इसकी लाइट की हमारे पास काफ़ी हाई इंटेंसिटी और हमारे पास हाई कलर टेम्परेचर है। ज़्यादातर इसमें जो परसेंटेज होती है वो हमारे पास ब्लू लाइट की होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ये लाइट जो है वाइट आपको नजर आएगी, ठीक है। और ये इसकी जो ब्लू लाइट है ये आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट्स के कंट्रास्ट को काफ़ी बढ़ा देती है, जिससे हमारे पास सर्जरी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक वर्सेस इंटीग्रल लाइट सोर्स है, तो आजकल हमारे पास इंटीग्रल लैंप लाइट की बजाय हमारे पास फाइबर ऑप्टिक डिलीवरी सिस्टम्स है, जिससे आपके पास माइक्रोस्कोप के अराउंड आपके पास हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और हमारे पास बल्ब्स को चेंज करना भी क्या सर्जरी के दौरान काफ़ी ईजी रहता है। कोएक्सियल वर्सेस ऑब्लिक इल्यूमिनेशन, तो हमारे पास ज़्यादातर आजकल जो सर्जरीज है वो हमारे पास कोएक्सियल इल्यूमिनेशन के अंडर जो है परफॉर्म हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर आपके पास पोस्टीरियर कैप्सूल और विट्रस सर्जरी के लिए क्या बेहतरीन क्या है आपके पास सिस्टम जो है व्यू कराएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये सिस्टम एक्जैक्टली कोएक्सियल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या एक कोएक्सियल सिस्टम क्या अचीव किया जा रहा होता है, ठीक है, सर्जरी के लिए। अब थर्ड पे हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है, तो इसकी वजह से हमारे पास सर्जरी करना काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। हमारे पास टेबल माउंटेड भी है, फ्लोर मॉडल भी है और हमारे पास सीलिंग मॉडल्स सपोर्ट सिस्टम भी है, ठीक है। ये सारे आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास एक फास्ट कंट्रोल XY कपलिंग होगा, ठीक है, अप एंड डाउन फोकसिंग के लिए, और हमारे पास जूम मैग्नीफायर चेंजर्स ने तो जो ऑप्थेल्मिक सर्जन है इनका काम किया काफ़ी ईजी कर दिया है। इसमें जो हमारे पास क्या है फ्लोर मॉडल है और हमारे पास जो टेबल माउंटेड मॉडल्स होते हैं, ठीक है, इनको हमारे पास मूव करना, ठीक है, इनको हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी क्या है काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। जिस तरह आपने कैंप्स वगैरह में देखा होगा कि सर्जरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्जन जो सीलिंग मॉडल्स होते हैं वो हमारे पास फिर फिक्स होते हैं, ठीक है, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो है वो समझ आ गया होगा। गाइस, अब हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो रिफ्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, तो रेटिनोस्कोप्स और ऑटो रिफ्रैक्टर्स जो है चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस हो चुके हैं, आप वहाँ जाके देख ले। यहाँ पे हम जो है लेंस मीटर, ठीक है, या इसे लेंसोमीटर भी कहते हैं, फोसीमीटर या वर्टोमीटर,
यहाँ पे हम इसको क्या डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड लेंसोमीटर है या मैनुअल, या दूसरा हमारे पास जो है ऑटोमेटिक लेंसोमीटर है। अब लेंसोमीटर को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास इसके साथ यूज़ होती है, उसमें हमारे पास डायोप्टर जो है इसका यूनिट होगा, ठीक है, लेंस पावर का। इसकी डिफिनेशन हमारे पास यूँ है कि ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, फोकल डिस्टेंस इन मीटर्स का, यानी D=1 और F जो है इसका फार्मूला होगा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास इंटीरियर सरफेस पावर वो पावर होगी जो कि हमारे पास लेंस की इंटीरियर सरफेस के ऊपर होगी। इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस पावर हमारे पास वो पावर होगी लेंस की जो हमारे पास उसकी पोस्टीरियर सरफेस की होगी। अप्रॉक्सीमेट पावर जो है FAP हमारे पास के इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पावर का सम होगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसी में हमारे पास इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रेसिप्रोकल दिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस का, ठीक है, हमारे पास फ्रंट या बैक फोकल पॉइंट का और उसके हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन का। तो इसके लिए इक्वेशन यूज होगी हमारे पास FEQ=F1 + F2 - T F1 F2 डिवाइडेड बाय N। तो इसमें हमारे पास T जो है वो सेंटर थिकनेस होगी लेंस की और N हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसमें। अब हमारे पास बैक वर्टेक्स पावर है, यही हमारे पास लेंसोमीटर क्या मेजर कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास वो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है जो कि हमारे पास बैक फोकल पॉइंट से क्या लिया जाता है, ठीक है, बैक साइड ऑफ वर्टेक्स लेंस से और उन लाइट रेस से जो हमारे पास फ्रंट से क्या इंसिडेंट हो रही हो लेंस पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज होती है, ठीक है, बैक वर्टेक्स पावर के लिए हमारे पास यूँ होगी कि F1 हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 - T/N F1 + F2 होगा हमारे पास। फ्रंट वर्टेक्स पावर में हमारे पास क्या यही उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे F1 की बजाय F2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी F2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास F1 यूज़ किया जाएगा। ये फ्रंट वर्टेक्स पावर आपके पास वो पावर भी हो सकती है कि अगर हमने एक लेंस को क्या ट्रायल फ्रेम लेंस के जरिए क्या न्यूट्रलाइज करना है तो उसके आगे जो हम उसका ऑपोजिट न्यूट्रलाइजिंग लेंस लगाते हैं तो वो हमारे पास उसकी फ्रंट वर्टेक्स पावर जो है हमारे पास कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड लेंसोमीटर्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास जो मैनुअल लेंसोमीटर हैं, ठीक है, इनकी ऑप्टिक्स और इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमारे पास ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं या आपके पास बेडल प्रिंसिपल पे क्या बेस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड लेंसमीटर यानी जो मैनुअल लेंसमीटर है इनकी हमारे पास क्या ऑप्टिक्स एंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास बेडल ने जो है डिराइव किया है। तो इनमें हमारे पास क्या कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और उनकी वर्किंग भी है। तो फोकसिंग सिस्टम होगा हमारे पास, ठीक है, तो इसमें इल्यूमिनेटेड टारगेट T होता है जो कि हमारे पास उसे मूव कराया जा सकता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास ये टारगेट रोटेटेबल होता है और हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल पावर डिटरमाइन करने के लिए इसीलिए यूज़ भी हो रहा होता है। कॉलिमेटिंग लेंस होता है इसके अंदर, ठीक है, या जिसे स्टैंडर्ड लेंस भी हमारे पास कहते हैं। एक लेंस रेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है टेस्ट लेंस को क्या है होल्ड किया होता है, ठीक है, क्लैंपिंग डिवाइस के जरिए। ये लेंस रेस्ट इस तरह फिक्स किया होता है कि हमारे पास जो टेस्ट लेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास फ्रंट फोकल प्लेन के ऊपर क्या है कॉलिमेटिंग लेंस के बिल्कुल सामने पड़ा होगा। इसके हमारे पास 2 फायदे होंगे। पहला ये कि क्या टारगेट हमारे पास सेम साइज़ का ही नजर आएगा चाहे पावर हमारे पास लेंस की कुछ भी हो। सेकंड इसका फायदा ये होगा कि इसकी पावर जो है वो यूनिफॉर्मली जो है हम जो है मेजर कर लेंगे इसके जरिए। फर्स्ट हमारे पास फोकसिंग सिस्टम था, अब सेकंड हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास एक फोकल टेलीस्कोप होता है, ठीक है, और उसके साथ एडजस्टेबल आईपीस होता है। इस आईपीस रेटिक्यूल या रेटिक्यूल को क्या है हम अपने हिसाब से क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिज्म पावर भी इसके जरिए क्या मेजर की जा सकती है। एक्सिस की डायरेक्शन भी हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हमारे पास प्रोटेक्टर स्केल पे क्या रोटेट भी किया जा सकता है। अब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड फीचर्स है तो बेसिक हमारे पास क्या है सारे के प्रिंसिपल हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है, बेडल सिस्टम पे ही बेस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ डिजाइन्स में हमारे पास कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो उनको जरा देख लेते हैं। तो जो फीचर्स डिफरेंट होंगे उसमें हमारे पास पहला है टारगेट मायर्स का, ठीक है। तो 2 टाइप्स की क्या टारगेट मायर्स यूज होती है, ठीक है, एक स्टार बर्स्ट टाइप है, ठीक है, ये यूरोप में हमारे पास ज़्यादा यूज होती है जो कि हमारे पास रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है, स्मॉल डॉट्स इसने क्या क्रिएट किए होते हैं। और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में हमारे पास क्या ये एलोंगेट होकर क्या आपके पास क्या पैरेलल पाइप लाइन क्या आपके पास क्या क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, एक पाइप टाइप अपीयरेंस आपको देगी। यूरोप में इसका यूज़ ज़्यादा है और हमारे पास इसके नाम पे जो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल है वो हमारे पास इंडियन हमारे पास जो है लेंस मीटर काफ़ी ज़्यादा मैनुअल में यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास क्रॉस टाइप टारगेट है तो ये अमेरिकन सिस्टम्स में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एक हमारे पास लाइन होगी, दूसरी हमारे पास क्या इस तरह 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। इनका एक डिसएडवांटेज खाली ये है आपके पास के प्रिंसिपल मेरिडियंस के साथ क्या इसे क्या अलाइन करना होता है, ठीक है, जो हमने लेंस रखा होता है, ठीक है, अगर उसमें सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है। स्मॉल सिलेंड्रिकल नंबर जो है हमारे पास इस टाइप के जो टारगेट है, ठीक है, इससे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है, उस रिंग टाइप के मुकाबले में। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन जो है आपके पास एक्सपीरियंस मांगती है कि आपके पास 0.25 का एरर जो है आपके पास ना आए, ठीक है, और आप जो है एक्यूरेटली मेजर कर सकें, ठीक है। वक्त आएगा तो इसके प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और मैंने ऑटोमेटिक लेंसोमीटर की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब सेकंड इसमें हमारे पास टेस्ट लेंस पावर एंड एक्सिस डिस्प्ले सिस्टम, तो ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग के और हमारे पास उसके डायोप्ट्रिक स्केल में शो करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। टिपिकल लेंस मीटर में तो हमारे पास एक क्या पावर ड्रम होगा, ठीक है, एक ड्रम को रोटेट करके जो है हम जो है उस पोजीशन को क्या अटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वो पावर और स्पेसिफिक और हम उन मायर्स को देख रहे होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आई पीस व्यूइंग एरिया में हमारे पास क्या पावर और एक्सिस हमारे पास क्या शो कर रही होती है, तो इससे हमारे पास क्या थोड़ा सा ईज हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिशनर के लिए कि आपके पास पावर जो है ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट हो रही होती है। थर्ड हमारे पास डिजिटल रीड आउट फैसिलिटी है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है उसके अंदर क्या डिजिटल के फॉर्म में आपके पास लिखा होता है, ठीक है, जो भी उसकी डायोप्ट्रिक पावर हो, ठीक है, और उसे फिर क्या हमारे पास क्या है 0.12 और 0.25 डायोप्टर के जो हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट होगा उसमें हमारे पास क्या रिफाइन भी हो रही होती है, खुद ही क्या आपके पास राउंड ऑफ होकर आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास इसे प्रिंट भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि ये हमारे पास ऑटोमेटिक टाइप के लेंस मीटर नहीं है, ये मैनुअल लेंस मीटर की बात हो रही है।
थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम है टारगेट मायर्स के लिए। तो हमारे पास क्या है, व्यूइंग टेलीस्कोप हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन कुछ मॉडल्स में हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन स्क्रीन यूज़ हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे आपके पास क्या है, सारा जो है आपके पास क्या व्यू हो रहा होता है। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि हमारे पास क्या आईपीस रेटिक्यूल को मूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे पास जितने भी ऑपरेटर अकोमोडेशन और मेजरमेंट के जो हमारे पास फॉल्ट्स हो सकते हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत आइस का क्या है, टाइम यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, इसे यूज़ करना टीचिंग और इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी हमारे पास क्या काफ़ी अच्छा है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये है कि प्रोजेक्शन सिस्टम एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये कि हमारे पास जब लो लाइट कंडीशंस होंगी तो हमारे पास टारगेट जो है वो सही तरीके से व्यू नहीं हो रहा होता। फोर्थ पे हमारे पास टिल्टिंग फैसिलिटी है। तो कुछ लेंस मीटर्स जो है हमारे पास उनमें ये फैसिलिटी होती है कि उन्हें क्या है, एक खास इंक्लिनेशन पे क्या आप क्या टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास ऑफिस के हिसाब से क्या अगर आपकी जो सीट है वो अगर नीचे है या ऊपर है, ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। अब लेंस पावर किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास क्या लेंसोमीटर को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे पास इसमें कोई एरर ना हो। सबसे पहले हमने क्या है, स्केल ड्रम को जो है 0 पे सेट करना होता है। ठीक है, और आई पीस को हमारे पास क्या फुलेस्ट एक्सटेंट पे क्या हमने बार की तरफ मूव कर लेना होता है। उसके बाद स्लोली उसे क्या इन्वर्ट फोकस कराना होता है, जब हमारे पास वो मायर्स जो है वो एग्जैक्ट फोकस में आ जाए। एग्जैक्ट फोकस होने के बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ के लिए काबिल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास प्लेसिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्पेक्टिकल है। तो हमने लेंस मीटर पे जो है अपनी जो डिजायर्ड लेंसेज हैं या हमने स्पेक्टिकल्स जो है रखने हैं इस तरीके से कि हमारे पास उसकी बैक वर्टेक्स पावर जो है फाइंड हो। ठीक है, यानी उसका बैक पोर्शन हमारे पास नीचे की बॉडी को फेस कर रहा हो। ठीक है, यानी इस जगह पे ग्लासेस इस तरह रखनी है कि हमारे पास उसकी जो बैक साइड है वो इस जगह को फेस करे, क्योंकि सारा सिस्टम हमारे पास इस पोर्शन में होगा। ठीक है, सारी जो ऑप्टिक्स हमारे पास बेस कर रही होती है लेंस मीटर की वो हमारे पास यहीं पे फिट हुई होती है। ठीक है, यहीं पे उसके लेंस वगैरह फिट हुए होते हैं। इस तरह प्लेस करने के बाद हमने उसकी पोजीशन को जो है बिल्कुल सेंट्रली के अटेन कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारे पास प्रोजेक्शन स्क्रीन पे भी क्या उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेंटर नजर आ रही हो। ठीक है, फिर स्फेरिकल पावर को जो है हम बहुत इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ड्रम को क्या रोटेट करके ठीक है इजीली जो है हमारे पास क्या स्फेरिकल पावर की जो नंबर है वो हमारे पास अटेन हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक स्केल में जो है हम उसे रीड कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रूटीन फॉलो किया जाता है कि हमने सबसे पहले एक सेट ऑफ लाइंस को जो है फोकस में लाना है। ठीक है, और उसकी हमने स्फेरिकल पावर उस रीडिंग को कंसीडर करना है। लेट्स से +2 डायोप्टर है। सेकंड हमने क्या अदर सेट ऑफ लाइंस को क्या हमने फोकस में लाना है। ठीक है, और उसकी रीडिंग और उसके साथ में उसकी एक्सिस भी नोट कर लेनी है। लेट्स से 1.5 एट 90 डिग्री। अब सिलेंड्रिकल पावर को फाइंड करने के लिए क्या सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -0.50 आएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास यूँ आ जाएगी कि +2 डायोप्टर आपके पास स्फेरिकल का और ये -0.5 आपके पास सिलेंड्रिकल का, और एक्सिस जो हमने सेकंड रीडिंग की ली है। अगर हमने क्या 1.5 को पहले कंसीडर किया होता तब भी हमारे पास रिजल्ट इफेक्ट ना होता। ठीक है, 1.5 हमारे पास ये आ गया, और 0.5 डायोप्टर आपके पास क्या है प्लस में आ जाएगा सिलेंडर, और आपके पास 180 डिग्री जो है फिर आपके पास एक्सिस आएगी। और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस सिलेंडर ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रिज्म पावर फाइंड करना है। तो प्रिज्म पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास रेटिक्यूल में हमारे पास सर्कल्स ड्रॉ हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिस लोकेशन में हमारे पास पहला ये कि वो डिस्प्लेस हुआ होता है। ठीक है, आपके पास रेटिक्यूल, ठीक है, वो जो टारगेट मायर्स होंगे हमने उसको नोट करना है, और हमारे पास कितने हमारे पास उसके अंदर 3-4 डॉट्स होंगे। ठीक है, 3-4 जो है रिंग्स बनी होती है। जितने हमारे पास इससे आपके पास क्या डिसेंटर्ड होगा उतनी आपके पास उसकी प्रिज्म डायोप्टर पावर होगी। ठीक है, 6 नंबर पे हमारे पास क्या बाइफोकल हेड किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरे स्पेक्टिकल लेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिस्टेंस पोर्शन हमारे पास जो लाइट अचीव कर रहा होता है वो हमारे पास पैरेलल लाइट होती है, जबकि आपके पास जो नियर पोर्शन का होता है उसमें जो हमारे पास लाइट रेज आ रही होती है वो डाइवर्जिंग लाइट होती है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर से लेट से आप कहें। ये कहना भी दुरुस्त है कि हमारे पास एक एडिशनल लेंस जो है हमारे पास डिस्टेंस पोर्शन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, इसलिए हमने जितनी भी रीडिंग्स ले लेनी है, ठीक है, डिस्टेंस पोर्शन की, ठीक है, तो हमने उसी की एक्सेस और हमने उसके सिलेंड्रिकल वैल्यू नोट करनी है, और नियर पोर्शन की हमने वैल्यू जो है एज इट इज़ जो है नोट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास मैनुअल लेंस मीटर में ये ज़रा बेटर रहता है कि आपके पास जो फ्रंट सरफेस है आपके पास क्या है, ठीक है, नियर हेड की, उसके ज़रिए कि आपके पास नियर रीडिंग्स को क्या मेजर किया जाए। ठीक है, ताकि आपके पास एक एक्यूरेट पावर आ जाए। लेकिन ये एक्यूरेसी आपके पास लो पावर के जो लेंसेज है उसमें इतनी इफेक्ट नहीं होती जितनी आपके पास हाई पावर लेंसेज में इफेक्ट होती है। तो हाई पावर लेंसेज के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी फ्रंट साइड से उसको क्या मेजर करें। 7 नंबर पे हमारे पास क्या मेजरिंग कॉन्टैक्ट लेंस पावर। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की पावर भी क्या लेंस मीटर के जरिए फाइंड की जा सकती है। इसमें हमारे पास 2 प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं कि हमारे पास लार्ज स्फेरिकल एब्रेशंस आ रही होती है, क्योंकि इसकी शेप हमारे पास क्या काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, और 5 से ज़्यादा अगर आपके पास क्या डायोप्टर पावर है, ठीक है, तो हमारे पास 0.50 डायोप्टर तक का एरर क्या ईजिली देखा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास ज़्यादातर एक ऑक्सिलरी अपर्चर, एक सेपरेट अपर्चर जो है यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर हमने लेंस को प्लेस करना होता है। सेकंड, हमारे पास वर्टेक्स डिस्टेंस में एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक तो ये कि इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास सेपरेट जो है हमारे पास एक किट आती है। ठीक है, एक सेपरेट सा आपके पास अपर्चर आएगा। लेकिन सेकंड आप ये कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस की कनकेव साइड जो है आप उसको क्या हमारे पास इस तरह प्लेस करें, ठीक है, मशीन के ऊपर, ठीक है, ताकि वो हमारे पास उस सिस्टम को फेस कर रही हो और हमारे पास एक एक्यूरेट रीडिंग अटेन हो सके।
अब हमारे पास टेस्ट फॉर एक्यूरेसी है, ठीक है, कि हमारे पास लेंस मीटर हमारे पास उस एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक्यूरेसी और पावर रीडिंग है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या एक नॉन लेंसेज की पावर जो है इस पर चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है उसका जो स्केल है उसे 0 पे सेट करना, उसके बाद हाई प्लस और हाई माइनस नंबर जो है हमने उसमें चेक करने हैं ताकि हमारे पास इसमें कोई एरर ना हो। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि 0 सेटिंग एरर को क्या हम ड्रम स्केल के जरिए क्या एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स प्लेन एरर हमारे पास क्या है इनकरेक्ट लोकेशन आपके पास दे रहा होता है, ठीक है, हेड अपर्चर में, या हमारे पास या स्ट्रॉन्ग प्लस लेंसेज और स्ट्रॉन्ग माइनस लेंसेज में क्या है उनकी डायरेक्शन में क्या ज़्यादा मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। एक्सटेंडेड लेंस की इनएक्यूरेट पावर जो है आपके पास तब मेजर हो रही होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस लेंसेज या आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस लेंसेज जो है उसकी रीडिंग आपके पास बहुत हाई या बहुत लो आ रही हो मैग्नीट्यूड में। इन सारे एरर्स को हमारे पास क्या करेक्ट किया जा सकता है सिवाय 0 सेटिंग एरर के, जो कि हमारे पास फिर क्या है जो है इसके अपने जो मैकेनिक्स हैं वही इनको क्या रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या एक्यूरेसी ऑफ एक्सिस रीडिंग्स। तो हमने एक्सिस फाइंड करने के लिए एक्सिस हमारे पास ये एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है यानी, तो उसके लिए हमारे पास एक इस तरह का हम लेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि वन साइड को जो है उसकी हम ग्राइंड कर दें और ये हमारे पास एक हाई पावर आपके पास लेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी को इसी पोजीशन में रखें और हमारे पास 0 से 180 डिग्री लाइन जो है अगर हमारे पास ये एक्यूरेट शो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी एक्सिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वरना हम इसको क्या पे ठीक कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या एक्यूरेसी ऑफ सेंट्रेशन है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के एरर होते हैं। फैसला तो ये कि आपके पास आई पीस ग्रेटिक्यूल को जब रोटेट किया जाता है तो हमारे पास जो टारगेट है वो फिर भी हमारे पास सेंटर में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास इसके जो हाउसिंग है उसमें हमारे पास कोई फॉल्ट है। सेकंड ये कि टारगेट को जो है हमने क्या सेंट्रली प्लेस करना है, ठीक है, आई पीस ग्रेटिक्यूल के हिसाब से। इन दोनों कंडीशन में आपके पास जो प्रिज्म पावर्स हैं वो हमारे पास इनकरेक्ट आएगी, ठीक है। और हमारे पास अगर हमने क्या कुछ लेंस को डिसेंटर करना है तो उसमें भी हमारे पास क्या फॉल्ट आएगा, ठीक है, एक्सेस मेजर करते वक्त। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या मार्किंग डिवाइस की अगर हमारे पास एक्यूरेसी खराब है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला ये कि हमारे पास अगर हमने सेंट्रल पॉइंट को सही तरीके से लेंस मीटर पे मार्क नहीं किया उससे भी हमारे पास मार्किंग्स में एरर आएगा। और सेकंड ये कि हमारे पास जो मार्किंग पॉइंट्स है हमारे पास जो 3 मार्किंग पॉइंट्स है वो हमारे पास 0 से 180 डिग्री जो है परफेक्टली अलाइन ना हो, ठीक है, एक्सिस स्केल के हिसाब से, तब भी हमारे पास एरर आएगा। इसके लिए भी हमारे पास ऐसे लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास ये 3 डॉट्स जो हैं वो एक्सिस हमारे पास इसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली आ रही है या नहीं, ठीक है। नहीं आ रही तो हम इसको फिर क्या एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इनके जो अपने इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनसे। तो अब हमारे पास क्या है मैनुअल के बाद ऑटोमेटेड लेंसोमीटर्स हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी सिंपल टू यूज़ है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है लाइट बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास और माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके पास पावर्स को ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हमारे पास क्या है हमें क्या स्क्रीन पे शो कर रहे होते हैं और हमारे पास इसका प्रिंट भी क्या लिया जा सकता है, ठीक है, रिजल्ट्स को सेव करने के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास इंटरनल डिज़ाइन हमारे पास थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास इसमें हो रही होती है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ हमारे पास सिंपल है कि हमने इसको स्विच ऑन कर लेना है और हमने थोड़ी देर सब्र करना है ताकि हमारे पास इसकी जो पावर है वो हमारे पास 0 पे आ जाए। 0 पे आने के बाद हमने जस्ट इस पर ग्लासेस पुट करनी हो तो ये हमारे पास क्या पावर क्या प्रोवाइड कर देगा, फिर हम उसको जो है सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम जो है उसके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। और अगर प्रिंट आउट्स नहीं लेने तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या वो डिस्प्ले आ रहा होगा। इसकी ऑप्टिक्स और वर्किंग प्रिंसिपल में हमारे पास कोई लॉजिक साइंस नहीं है, हमारे पास क्या बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, लाइट बीम्स हमारे पास क्या 4 to 5 यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन पावर्स को हमारे पास मेजर कर रही होती है, ठीक है। इसमें प्रिज्म पावर हमारे पास इन 2 बीम्स के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उससे हमारे पास मेजर की जा रही होती है। इसी तरह हमारे पास सिलेंड्रिकल पावर के लिए 4 बीम्स एटलीस्ट क्या यूज़ की जा रही होती है लाइट रेस की, जो कि हमारे पास पैटर्न्स दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल हमारे पास क्या इसमें मेजर और माइनर एक्सेस जो है हमारे पास फिर क्या शो करेगी, ठीक है। हम फ्री लेंस एनालाइजर में हमारे पास 4 बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि आपके पास फिर पावर को एक्यूरेटली क्या मेजर करके दे रही होती है, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट फोटो डिटेक्टर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। ये हर इंसिडेंट स्पॉट लाइट को जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या जनरेट करेगा और फिर हमारे पास उसको जो है आपके पास पावर में कन्वर्ट करके देगा। 1/1000 ऑफ एन इंच पे आपके पास क्या ये स्पॉट क्रिएट करके देता है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर के जरिए ये सारा डेटा जो है हमारे पास क्या है स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक पावर्स और हमारे पास इसकी एक्सिस वगैरह जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करके देगा। उम्मीद है आप लोगों को क्या ये लेंसोमीटर का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। इस ऑटोमेटिक लेंसोमीटर की तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैनुअल लेंस मीटर की भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। फिर भी इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखें। अच्छा गाइस, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास स्मार्टफोन्स है, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी में। तो हमारे पास काफ़ी तरीके से क्या है हमारे पास ये स्मार्टफोन्स क्या यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पे हमारे पास क्या ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह के एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, iOS हो गया, ठीक है, या जितने भी आपके पास जो मेन सिस्टम्स है, ठीक है, उन सारों पे हमारे पास स्मार्टफोन्स जो है काम कर रहे होते हैं और हमारे पास के जो फील्ड वर्क है उसमें हमारे पास हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस के लिए हमारे पास कुछ ऐप्स यूज़फुल हैं, ठीक है। द EHB है, आई रूट ऑप्थेल्मिक इमेज मैनेजमेंट सिस्टम, पबमेट, ठीक है, डिक्शनरी टाइप है, ड्रैगन डिक्टेशन, फ्लैश कार्ड, स्काईस्केप, मेडिकल रिसोर्सेज, आइकॉनियन और हमारे पास पर्सनलाइज्ड फिजिशियन ऐप्स। अब ऑप्थेल्मोलॉजी में हमारे पास इनके यूजेस किस किस तरीके से होते हैं। तो उसमें हमारे पास ये है कि ये एज अ पेशेंट असेसमेंट टूल के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन ऑप्थेल्मिक इमेजिंग के तौर पे भी यूज़ होते हैं, पेशेंट एजुकेशन टूल्स की बेस पे भी यूज़ होते हैं, एजुकेशन एंड रेफरेंस टूल्स के तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। हमारे पास इसमें स्मार्टफोन बेस्ड कैलकुलेटर्स भी आते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑफिस टूल्स भी होते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। साथ में हमारे पास कुछ विजन रिसर्चर्स के लिए भी टूल अवेलेबल है।
तो गाइस सबसे पहले अब हमारे पास पेशेंट असेसमेंट टूल्स हैं, ठीक है, कि पेशेंट को असेस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एमस्लर ग्रेड भी हो सकते हैं, ठीक है, कलर विजन प्लेट्स, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट्स, नियर विजन चार्ट्स बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक फिक्सेशन टारगेट्स, वर्थ 4 डॉट टेस्ट और हमारे पास ओकेएन ड्रम्स सिमुलेटर जो है, ये सारे आपके पास क्या स्मार्टफोन्स में इसकी ऐप्स अवेलेबल होती हैं। जिस तरह आई हैंडबुक हमारे पास एक ऐप है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टेस्ट प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। जिस तरह के आपके पास आई साइट का टेस्ट है, ठीक है, विजन टेस्ट, मैकुलर टेस्टर और कलर ब्लाइंड टेस्ट इसमें अवेलेबल है। पीक एक्विटी और हमारे पास लॉग मार स्टाइल में भी क्या विजन को क्या रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में स्नेलन विजुअल एक्विटी रिकॉर्ड करने की ऑप्शंस भी होती हैं। स्नेलन बाय डॉक्टर ब्लॉग्स हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसकी इनएक्यूरेसी आपके पास 6.6% है, बाकी आपके पास ये एक्यूरेट होगा। आई टेस्ट बाय बोकन टेक्नोलॉजीज 2009 में इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, इसकी इनएक्यूरेसी फिर 4.4% है, ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है, हमारे पास स्नेलन ऑप्टोटाइप के तौर पे यूज़ होता है। फ्लोरेसेंट लाइट एंड पेन टेस्ट हमारे पास क्या किया जा सकता है। पीडियाट्रिक फिक्सेशन टारगेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, कि बच्चों को मसरूफ करने के लिए उनकी फिक्सेशन को कैच करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टारगेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। बी नंबर पे हमारे पास क्या स्मार्टफोन ऑप्थेल्मिक इमेजिंग है, तो हमारे पास इसमें क्या मुख्तलिफ इसके फंक्शंस के तौर पे हमारे पास स्मार्टफोन्स यूज़ किए जा सकते हैं। जिस तरह के इमेज ट्रांसफर एंड डिस्प्ले डिवाइस, यानी आपने क्या इमेज कैप्चर भी कर ली और हमारे पास एक डॉक्टर जो है अगर दूसरे डॉक्टर्स के साथ क्या इमेज को शेयर करना चाहता है, ठीक है, कंप्यूटर पे हमारे पास यूजुअली स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, इमेजेस आ जाती हैं जो हमने ली होती है रेटिना की, फंडस की, तो उनको फिर हम क्या दूसरे सर्जन्स के साथ क्या ओपिनियन के लिए भी शेयर कर सकते हैं और हमारे पास फर्दर जो है रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, हमारे पास के फर्दर स्टडीज़ के लिए भी क्या इनको क्या शेयर किया जा सकता है। मेडिसिन में हमारे पास इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, हमारे पास इसके लिए बहुत सारे क्या ऐप्स वगैरह के यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे सिक्योर डेटा ट्रांसफर आपके पास हो सकती है। सेकंड इसमें जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास एज अ डिजिटल कैमरा के हमारे पास अगर 13 से 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, और 1080 पिक्सल्स पे अगर आपके पास कैमरा वीडियो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पिक्चर्स ले रहा है, तो उसे हम क्या एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो इंटीरियर सेगमेंट इमेजिंग के लिए हम क्या डायरेक्ट भी क्या एडनेक्सा और हमारे पास जो कंजक्टिवल एरिया उसको क्या हम इसके जरिए के व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड पार्टी मैक्रो लेंस भी हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास इनके जरिए अटैच करके हमारे पास एक मैग्नीफायर में क्या स्मार्टफोन को कन्वर्ट किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास क्या स्लिट लैंप पे ये ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसके साथ आप जो है आई पीस के पीछे जो है इसे अटैच करके हमारे पास फंडस की इमेजेस के ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फ़ोन कवर पे हम जो है डिओड्रेंट कैप जो हमारे पास मूवेबल कैप होता है वो लगा के ताकि हम जो है पेरिफेरी की इमेजेस भी अटेन कर सके, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में होता है। सेकंड स्मार्टफोन फंडोस्कोपी भी हमारे पास पहले 78D और 90D लेंसेज इसके लिए यूज़ होते थे, आजकल हमारे पास मैग्नीफायर्स का यूज़ इसमें किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास मोबाइल के साथ अटैच होने वाले, ठीक है, या आपके पास इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप्स के ऊपर अटैच होने वाले मैग्नीफायर्स भी अवेलेबल है। जिस तरह के आई एग्जामिनर एक डिवाइस है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि फ़ोन के साथ हमारे पास एक लेंस अटैच है, ठीक है, जो कि आपके पास एज अ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप वर्क करेगा, ठीक है, और आपके पास सारी जो फील्ड है वो आपके पास प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास थोड़ा सा क्या कम रहेगा। 25 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू जो है आपके पास प्रोवाइड करेगा विदाउट डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो कि एक अच्छी व्यू आपके पास है, ठीक है, एक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो मेन एडवांटेज इसमें हमारे पास इस आई एग्जामिनर का होगा वो ये होगा कि इसके जरिए आप वीडियो भी जो है ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो भी आप इसके जरिए ले सकते हो, फिर आप इसको क्या आगे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ वगैरह के लिए। इसी में एक MII रेड कैम है, ठीक है, मेक इन इंडिया रेटिनल कैमरा, ठीक है, ये हमारे पास एक और आप देख सकते हैं, ये इसे आपके इंडेंटेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्निया पे रख के जिस तरह हमारे पास इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी के मेथड्स हैं वो आप इसके जरिए के परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वन हैंड इसमें आपका फ्री रहेगा। तो आपके पास सेंट्रल फंडस इमेजिंग, हमारे पास क्या पेरिफेरल इमेजिंग और हमारे पास इसके अलावा जितनी भी हम जो इमेजिंग है वो इसके जरिए क्या अटेन कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी भी स्मार्टफोन के जरिए की जा सकती है कि हमारे पास एक LED लाइट सोर्स हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट हो तो वो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के तौर पे काम करेगा। जिस तरह आजकल आर्क लाइट आपने देखी होगी, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि वो भी आपके पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के तौर पे काम कर रही होती है। फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी भी क्या हमारे पास एक एक्सटर्नल LED लाइट सोर्स के जरिए के हम और एक एक्साइटेशन फिल्टर्स के जरिए जो है कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए अच्छा है जो हमारे पास बेड पे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्लिनिक नहीं आ सकते, या ऐसे सेटअप्स जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फंडिंग ना हो, ठीक है, हमारे पास क्लिनिक सेटअप्स भी स्मॉल और हमारे पास उनकी फंडिंग कम हो तो वहाँ पे हमारे पास इनका यूज़ किया जा सकता है। अब पेशेंट एजुकेशन के लिए हमारे पास स्मार्टफोन्स कैसे काम करेंगे, तो हमारे पास क्या काफ़ी इंस्ट्रक्शन शीट्स, ठीक है, ब्राउचर्स, फ्लायर्स जो हैं आपके पास आजकल जो है मोबाइल में ही क्या इसकी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी हो रही होती है, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस तरह की 3D एप्लीकेशन ऐसी जो कि आपके पास आई की एनाटमी और आपके पास डिजीज़ की एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी आपके पास शो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आइकॉनियन आपके पास एक एप्लीकेशन है आईफोन पे, ठीक है, जो कि आपके पास सारा डिजीज़ प्रोसेस जो है आपके पास पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, वीडियोस और हमारे पास कुछ एनिमेशंस इसमें क्या यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम आई कंडीशंस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एक और एप्लीकेशन है माई आई ड्रॉप्स, ये आपके पास ग्लाकोमा पेशेंट्स के लिए एक रिमाइंडर के तौर पे काम करता है कि उन्हें कब आई ड्रॉप्स क्या अपनी आई में डालने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एजुकेशन टूल्स है और कुछ रेफरेंस टूल्स भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास कलर कोडेड रेटिनल ड्राइंग्स हो सकती हैं, ठीक है, हमारे पास एनाटमी आपके पास, ठीक है, कुछ समरी हो सकती है क्लिनिकल ट्रायल्स और प्रैक्टिसेस की हमारे पास। इन ट्रायल्स वगैरह को सर्जन जो है अपनी नीड को देखते हुए जो है कभी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से हमारे पास इन क्लिनिकल ट्रायल्स को हम क्या एसेस कर सकते हैं, हमारे पॉकेट में ये ऑप्शन होती है, ठीक है, स्मार्टफोन के जरिए।
सारी क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम्स इस तरह के एंगल एनाटॉमी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर होल्स, ऑप्टिक नर्व एडिमा, मेलानोमा, ये सारी भी जो हम क्या इनके जरिए क्या देख सकते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स के जरिए आजकल पबमेड और पब सर्च के जरिए जो है हम बहुत सारा लिटरेचर डेटा जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड हो। आई ट्यूब, अप टू डेट, एपोक्रेट्स, मेट्सकेम, इनके जरिए जो है हम वीडियोस और आर्टिकल्स जो है मेडिकल एडवांसमेंट्स जो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, उनकी हम देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल लैब वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है, ठीक है, पॉकेट गाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास क्या है, लेबॉर्ट्री टेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारी इंटरप्रिटेशंस भी क्या है हम स्मार्टफोन्स के जरिए जो है आजकल देख सकते हैं। स्काईस्केप्स, आरएक्स ड्रग्स और हमारे पास सेफ मेड पॉकेट्स, ये जो है आपके पास ड्रग्स और उनकी हमारे पास ट्रीटमेंट, उनके सारे फार्मूलाज वगैरह हमारे पास क्या प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उनकी कॉस्ट, ये सारी भी हमें क्या प्रोवाइड करके देता है। फार्माकोलॉजी फील्ड के लिए भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेड मैथ और मेड कैलकुलेटर्स हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट ड्रग डोजिंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास ये ऑप्थोमोलॉजी में कैलकुलेटर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आईयूएल कैलकुलेटर होता है, ठीक है, हमारे पास आईयूएल टॉरिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास आईयूएल पावर और हमारे पास कितना इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म होगा वो सारा कैलकुलेट करके दे रहा होता है। आई टॉरिक हमारे पास क्या, टॉरिक आईयूएल मार्किंग हमारे पास क्या है जो हुई होती है वो आपके पास क्या उसको क्या एनालाइज करके देगा। ग्लाकोमा रिस्क कैलकुलेटर होता है जो कि हमारे पास ऑकुलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्टडी के हवाले से क्या है जो है काफ़ी यूज़फुल है। IOPCCT कैलकुलेटर है जो कि आपके पास विजुअल एक्यूटी, क्रॉस सिलेंडर और हमारे पास डायोप्टर टू रेडियस कन्वर्जन कैलकुलेटर, बैकवर्टिक डिस्टेंस कैलकुलेटर, ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो है आपके पास परफॉर्म करके दे रहा होता है। इसी तरह हमारे पास ऑफिस टूल्स है, ठीक है, जो कि पेशेंट रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, काफ़ी हमारे पास हेल्पफुल रहते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स और हमारे पास अगर क्या पेशेंट की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने हैं तो उसके लिए हमारे पास हेल्पफुल है। इसी तरह हमारे पास हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जिससे हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट लोकेशंस के हो हमारे पास। एक जगह से दूसरी जगह जो है डेटा का ट्रांसफर हमारे पास क्या है स्मार्टफोन्स की मदद से काफ़ी ईजी हो गया है। जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी कोडिंग वगैरह जो है हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास काफ़ी क्या टाइम सेविंग होता है और यूज़फुल है। एजुकेशन और रिसर्च के लिए हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डेटा का क्या ट्रांसफर हमारे पास बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है, स्मार्टफोन्स के जरिए, ठीक है। डायग्नोसिस फाइंड करने के लिए भी क्या दूसरे सर्जन्स के साथ जो है हम इसमें क्या है ओपिनियन ले सकते हैं उनका। और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास क्या है विजन रिसर्चर्स के लिए भी हमारे पास क्या काफ़ी टूल्स होते हैं जिससे कि हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, उनका हमारे पास प्लेजरिज्म वगैरह फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ की हम स्टडी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऐप्स इसमें हमारे पास यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर और एक खुराना ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन की पूरी बुक जो है समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, आप मुझसे पर्सनल में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।